आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। अगर इंग्लिश में देखें तो इसे हम बोलेंगे ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह यानी ड्रिफ्ट और रेजिस्टिविटी की ओरिजिन यानी प्रतिरोधकता का उद्गम कैसे होता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें लिखा गया है, कह रहा है हमने पहले देखा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन से संघट्ट करता है तो संघट्ट के बाद उसी चाल से चलता है, लेकिन उसकी दिशा यादृच्छिक हो जाती है। यादृच्छिक का मतलब रैंडम, मतलब हमको पता नहीं है कि वो किस दिशा की ओर जाएगा। जैसे अगर गेंद को हम दीवार से टकराएं तो जिस दिशा में टकराएंगे उस दिशा के अलावा किसी दूसरी दिशा में चलेगा। वो दिशा हमें नहीं पता है कि किस दिशा में चलेगा। यादृच्छिक है यानी रैंडम है। यादृच्छिक का मतलब इस तरह भी समझ सकते हैं कि उस गेंद की इच्छा पर डिपेंड है। यादृच्छिक मतलब उसकी खुद की इच्छा किधर जाने की है, गेंद की उस पर डिपेंड करेगा। तो वही कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन से संघट्ट करता है यानी कोलिजन करता है यानी टकराता है, तो टक्कर यानी संघट्ट या कोलिजन के बाद उसी चाल से चलता है, लेकिन इसकी दिशा यादृच्छिक हो जाती है। तो जैसा हमने संवेग में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन गेंद टकरा करके उसी चाल से चलती थी, लेकिन उसकी दिशा बदल जाती थी। तो दिशा बदल करके किस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेगा ये कोई फिक्स नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि हम सभी इलेक्ट्रॉनों पर विचार करें तो इनका औसत वेग 0 होगा। यदि हम सारे इलेक्ट्रॉनों को एक साथ लें तो कोई पूरब की ओर होगा, कोई पश्चिम की ओर, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर, मतलब सारी दिशाओं में होंगे। तो अगर उनका कुल योग निकालेंगे, औसत वेग जिसे कहेंगे, तो वो 0 होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई पूरब को है तो कोई पश्चिम को, तो वेग सदिश राशि है, दिशा उल्टा है तो ऋण चिन्ह लगाएंगे तो घटेगा। तो एक पूरब को है एक पश्चिम को है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए औसत वेग 0 होगा। आगे बता भी रहा है कि क्योंकि उनकी दिशाएं यादृच्छिक है यानी रैंडम है। इस प्रकार यदि ith इलेक्ट्रॉन I बराबर 1, 2, 3 या n कुछ भी हो सकता है का वेग किसी दिए समय में vi हो, तो अगर हमारे पास ith इलेक्ट्रॉन हो, ith का मतलब 1, 2, 3 से लेकर n तक कोई भी संख्या हो सकती है, तो अगर उनका किसी दिए गए समय में वेग vi हो तो क्या होगा। तो औसत अगर इसका निकालेंगे तो औसत के लिए ये समावयव जिसको बोलते हैं हिंदी में समेशन मतलब योग, तो ये चिन्ह लगाएंगे और 1 से लेकर n तक है तो I बराबर नीचे 1 लिखेंगे, ऊपर n लिखेंगे, यहाँ पर 1/n लिखेंगे, क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं कि मतलब ऊपर 1 है और नीचे n है संख्या n। तो 1 से n तक का मतलब हम औसत ले रहे हैं, और vi मतलब वेग का ये 0 होगा। जैसा यहाँ पर कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत सारी हो तो उनका औसत वेग 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया। आप देखिए कह रहा है कि अब ऐसी स्थिति पर विचार करें जब यह चालक किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है। ध्यान दीजिए, अभी तक इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में
तब हम चर्चा कर रहे थे जब कोई विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं था तो इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से यादृच्छिक गति कर रहे थे इधर उधर कहीं भी, और उनका औसत वेग 0 था। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन जहां था वहीं इधर उधर गति करके आगे नहीं बढ़ रहा था, औसत दूरी में कहीं उसी जगह इधर उधर घूम रहा था। अब जब हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो विद्युत क्षेत्र विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाएगा किसी विशेष दिशा में, और उस दिशा विशेष में इलेक्ट्रॉन की गति होगी। तो अब कहानी बदल जाएगी। तो देखिए, कह रहा है अब ऐसी स्थिति पर विचार करें जब यह चालक किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उपस्थित है, तो इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा। जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन अगर गति करता है तो उसके ऊपर विद्युत वाहक बल लगेगा, और बल लगेगा तो त्वरण भी होगा। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पर त्वरण को हमने ए लिखा है। अब देखिए यहाँ पर F बराबर QE होता है, हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पर Q एक आवेश है, और आवेश में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो E लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, E हो जाएगा F की जगह। तो अगर हम F की जगह इसको रख दें तो ये माइनस E कैपिटल E जो ये विद्युत क्षेत्र है बराबर M इंटू ए हो जाएगा। अब अगर A इक्वल टू लिखेंगे तो ये M इधर आ जाएगा, तो माइनस E ये कैपिटल E अपान M हो जाएगा, ये M इधर आ जाएगा। तो A इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल E अपान M, A इक्वल टू माइनस E कैपिटल E अपान M। तो जो यहाँ है वही निकल के यहाँ आ गया। तो किस प्रकार से आया ये चीज हमने आपको समझा दिया। त्वरण क्यों है? क्योंकि विद्युत वाहक बल लग रहा है, और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से यहाँ पर त्वरण की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए ये A से लेकर के एक B है, एक B डैश है। तो यहाँ से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराया तो गति इधर हुई, यहाँ टकराया तो गति इधर हुई, यहाँ टकराया तो गति इधर हुई, यहाँ टकराया तो इधर। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का यादृच्छिक गति को दर्शाता है ये चित्र हमारा। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस E इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगाया गया। दिए गए समय t में ith इलेक्ट्रॉन पर पुनः विचार करें। तो अगर आप दिए गए टाइम में ith इलेक्ट्रॉन पर विचार करें तो यह इलेक्ट्रॉन t के कुछ समय पहले अंतिम बार संघट्ट करेगा। तो t समय के कुछ पहले, यदि पूरा समय t हो तो उसके कुछ पहले ये अंतिम बार संघट्ट यानी टकराएगा ज्यादा द्रव्यमान वाले धनायन से या नाभिक से। और मान लीजिए Ti इसके अंतिम संघट्ट के बाद व्यतीत समय। यदि Vi अंतिम संघट्ट के तुरंत पश्चात का वेग था तब समय t पर इसका वेग। तो अगर अंतिम संघट्ट के तुरंत पश्चात का वेग Vi है और ये t अंतिम संघट्ट यानी टक्कर का समय है पहले से अंतिम तक, और टक्कर के अंतिम टक्कर के बाद व्यतीत समय Ti है, और अंतिम टक्कर के पश्चात जो वेग है वो Vi है, तब समय t पर उसका वेग। तो समय t पर वेग क्या होगा? तो इसके लिए हमें पता है कि v बराबर u प्लस at ये गति का नियम है। तो यहाँ पर v को vi लिखा गया है, u को छोटे में vi लिखा गया है, प्लस
ए की जगह ये वैल्यू रख देंगे माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, और टी की जगह ये टी आई रख देंगे, तो गति के समीकरण से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है ये समझने का प्रयास करें। कह रहा है चूंकि अपने अंतिम संघट्ट से आरंभ करने के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन किसी समय अंतराल टी आई के लिए समीकरण 3.15 द्वारा दिए गए त्वरण के साथ त्वरित हुआ था। तो जब अंतिम टक्कर हुई तो अंतिम टक्कर से आरंभ के पश्चात कह रहा है चूंकि अपने अंतिम संघट्ट या टक्कर से आरंभ करने के पश्चात यह इलेक्ट्रॉन किसी समय अंतराल टी आई के लिए समीकरण 3.15 द्वारा दिए गए त्वरण के साथ त्वरित हुआ। तो ये त्वरण यानी एक्सेलरेशन था इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए गति के समीकरण जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, उसमें ए यानी त्वरण की जगह ये वैल्यू रख दी गई, क्योंकि अंतिम टक्कर के पहले इलेक्ट्रॉन का यही त्वरण था। अब देखिए क्या कह रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का समय t पर औसत वेग सभी vi का औसत है। तो ये जो कैपिटल vi है तो सभी इलेक्ट्रॉनों का ये औसत है एक तरह से। अब देखें यहाँ पर ये जो लिखा गया है इस फिगर को देखें और समझने का प्रयास करें। कह रहा है चित्र 3.3 किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक बारंबार संघट्टों के द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति तथा संघट्टों के बीच रैखिक गति का आरेखीय चित्रण सतत रेखाएं। तो कैसे यहाँ पर टकराया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे टक्कर के बाद जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गया है वो कॉन्टिन्यूअस लाइन है। यदि दर्शाए अनुसार कोई विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बी पर रुक जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन चूंकि टक्कर इधर विद्युत क्षेत्र इधर को है जैसा तीर में दिखाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र इधर को है, मतलब इधर प्लस है इधर माइनस। प्लस से माइनस की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की दिशा में चलता है। यह इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा होगी। तो जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा जहां भी चल रहा है तो ये यहाँ पर कह रहा बी पर रुक जाता है। बिंदुकृत रेखाएं या बिंदु जैसी रेखाएं उसे दिखाया गया है। कह रहा है बिंदुकृत रेखाएं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली अपवाह दिखलाई दे रहा है। तो ये बिंदुवत जो रेखाएं हैं ये डॉट डॉट ये बता रही हैं कि थोड़ा बहुत मामूली सा अपवाह, मतलब कि ड्रिफ्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन हल्का सा गति कर रहा है, ये कहने का मतलब है। वही कह रहा है विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर को चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली अपवाह दिखाई दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति दिखाई दे रही है मामूली सी डॉट डॉट लाइन वाली जो है। यहाँ बी है, यहाँ देखिए बी डैश है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुक गया था, रुक जाता है यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र नहीं था, मतलब इधर टकराया फिर इधर आता कहीं या इधर जाता, जहीं भी जाता, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो यहाँ पर रुक जाता है, फिर विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र इधर को है तो इसके विपरीत इस दिशा में यहाँ से यहाँ तक जो इतना बड़ा पथ है, इस पथ की तुलना में ये मामूली सा ही है। तो वही कह रहा है मामूली अपवाह दिखाई देता है, यानी यहाँ से यहाँ तक बी डैश। अब आगे इसको देख करके समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि Vi का औसत 0 है, समीकरण 3.14। जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया था तो औसत वेग 0 था। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि संघट्ट यानी टक्कर के तुरंत बाद एक इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा पूर्णतया यादृच्छिक होती है। तो क्यों 0 है? क्योंकि अपनी इच्छा से इधर उधर जहां भी चाहे वो मूव करे, एक दिशा निश्चित नहीं होती, तो इसलिए उसका जब औसत निकालेंगे तो 0 आएगा, जैसा हमने पहले बताया है। इलेक्ट्रॉनों के संघट्ट नियमित काल अंतरालों पर न होकर यादृच्छिक समय में होते हैं।
आप देखिए फिर एक चीज समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं धनायन से या नाभिक से, धनावेशित नाभिक से, तो टकराने का जो समय अंतराल है वो फिक्स नहीं है, किसी भी समय टकरा सकता है, यादृच्छिक यानी उसकी इच्छा पर है। यदि लगातार क्रमिक संघटनों के बीच औसत समय को हम लोग टाउ से निर्दिष्ट करें, अब चूंकि समय कोई फिक्स नहीं है तो इसे भी हमें औसत लेना पड़ेगा। तो जैसे औसत वेग में लिए थे वैसे औसत हम यहाँ पर समय में भी लेंगे और उस औसत समय को टाउ लिखेंगे। ये चिन्ह को टाउ बोलते हैं, TAU से निर्दिष्ट करेंगे। तो किसी दिए गए समय में कुछ इलेक्ट्रॉन टाउ से ज्यादा और कुछ टाउ से कम समय व्यतीत किए होंगे। तो जाहिर सी बात है औसत का मतलब होता है मध्य, तो मध्य से कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे। किसी चीज का औसत निकालते हैं, जैसे 5 और 5 का औसत निकालें तो 5 + 5 बटे 5, 5 दो संख्या है तो बटे 2 करेंगे तो 10/2 तो 5 आएगा। तो 10 के मध्य में है ना 5। तो इसी प्रकार इसीलिए कह रहा है कि जब हम समय का औसत निकालेंगे तो उसी में से कुछ समय ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे औसत से। तो वही बात कह रहा है कि यदि लगातार संघटनों यानी टक्करों के बीच औसत समय को हम लोग टाउ से निर्दिष्ट करें तो किसी दिए गए समय में कुछ इलेक्ट्रॉन टाउ से ज्यादा और कुछ टाउ से कम समय व्यतीत किए होंगे। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे हम i = 1 से n तक विभिन्न मान देते हैं तो हमें समीकरण 3.16 के अनुसार समय ti के मान कुछ के लिए टाउ से ज्यादा होंगे तथा कुछ के लिए टाउ से कम होंगे। फिर वही औसत वाली बात, तो औसत निकालेंगे तो कुछ मान ज्यादा आएंगे कुछ कम आएंगे। तब ti का औसत मान टाउ होगा जिसे विश्रांति काल कहते हैं, अंग्रेजी में रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स का मतलब शांत, तो इसीलिए इसको विश्रांत काल कहते हैं। यानी समय के बीच में कोई टक्कर जिस समय के बीच में नहीं होगा उस समय इलेक्ट्रॉन के समय को विश्रांत काल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि तब ti का औसत मान टाउ होगा जिसे विश्रांत काल कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम अंग्रेजी में बोलते हैं। इस प्रकार किसी दिए समय t पर कैपिटल इलेक्ट्रॉनों के लिए समीकरण 3.16 का औसत लेने पर हमें औसत वेग vd प्राप्त होता है। तो औसत वेग अगर हम निकालना चाहें तो औसत वेग हमारा vd लगभग, ये 3 लाइन का मतलब लगभग, vi औसत बराबर vi औसत माइनस E/m ti औसत, मतलब पूरे में औसत शब्द लगा दिया गया जो हमारा पहले का फार्मूला था 3.16 का जो समीकरण था। तो ये आ गया vi औसत 0 होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था तो औसत वेग 0 आया था। तो 0 लिख दिया माइनस E/m टाउ। अब ti औसत को हमने यही बताया कि हम लोग टाउ से निर्दिष्ट करेंगे यानी टाउ लिखेंगे। तो यहाँ पर टाउ लिख दिया तो vd = माइनस E/m टाउ आ गया, ये vd = तो यहाँ पर जो है इसको आप लोग यहाँ पर बराबर करके vd लिख करके इतने को बॉक्स में बंद कर लीजिए और इससे क्वेश्चन निकालने होंगे। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये vd का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, औसत वेग vd जो है इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहेंगे। इतने को बॉक्स में बंद कर लेना। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। कह रहा है यह अंतिम परिणाम आश्चर्यजनक है। यह हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन यद्यपि त्वरित है, एक औसत वेग से गतिमान है जो समय पर निर्भर नहीं करता है।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस फार्मूले में देख रहे हैं कहीं समय नहीं है, औसत समय है लेकिन समय नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि यह परिणाम आश्चर्यजनक है और इलेक्ट्रॉन त्वरित तो हो रहा है औसत वेग से, गतिमान है और यद्यपि त्वरित भी है, जो समय पर निर्भर नहीं करता। जो वीडी है वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं। यह परिघटना अपवाह की है और समीकरण 3.17 का वेग वीडी अपवाह वेग कहलाता है। इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या हिंदी में अपवाह वेग कहते हैं। ये जो फार्मूला निकल करके आया है। तो जो भी बातें हम बता रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, इसको एक बार पढ़ के आप लोग नहीं समझ पाएंगे। बार बार हमारे इस लेक्चर को जब देखेंगे तो सही बात निकल करके आएगी और आप लोग सही चीज को समझ पाएंगे। अब आगे देखते हैं। कह रहा है अपवाह के कारण विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत किसी क्षेत्र से होकर आवेशों का नेट परिवहन होगा। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए इसको एक पाइप समझिए, तो यहाँ से पानी अगर गुजरेगा तो यहाँ से निकलेगा भी। तो ये पानी चल रहा है तो ये पृष्ठ जो है, इस पृष्ठ के लंबवत पानी निकलेगा। ये पृष्ठ के लंबवत, इसको गौर करिए कि पृष्ठ हमारा इस प्रकार से है, इस प्रकार से पानी हमारा इसके अंदर से इस प्रकार से निकलेगा। तो ये जो कोण है हमारा, ये 90 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार से समझिए कि अगर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए और इलेक्ट्रॉन इसमें गुजरे, जैसे दिखा रहा है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इससे इस दिशा में गुजर रहे हैं, तो इस पृष्ठ के लंबवत होंगे। तो वही बात यहाँ स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि अपवाह के कारण विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत किसी क्षेत्र से होकर आवेशों का नेट परिवहन होगा। चालक के अंदर एक समतलीय क्षेत्र पर विचार करें जो कि ई के समांतर क्षेत्र पर अभिलंब है। तो चालक के अंदर एक समतलीय क्षेत्र, जैसे ये समतल क्षेत्र है, तो इसी प्रकार से विचार करें चालक के अंदर भी होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पृष्ठ होगा, यहाँ पर ऐसे कोई पृष्ठ होगा, जैसे ये है वैसे यहाँ पर भी होगा। तो वही कह रहा है, चालक के अंदर एक समतलीय क्षेत्र पर विचार करें जो कि ई के समांतर क्षेत्र पर अभिलंब है, यानी लंबवत है, परपेंडिकुलर है। चित्र 3.4 में जैसा दिखाया गया है। तब अपवाह के कारण अत्यणु समय डेल्टा टी में, अत्यणु मतलब अत्यल्प, जैसे अणु बहुत छोटा होता है जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं, वैसे ही छोटा समय डेल्टा टी में क्षेत्र की बाईं ओर से सभी इलेक्ट्रॉन मॉड ऑफ वीडी डेल्टा टी दूरी पार कर लिए होंगे। तो ये दूरी कैसे है, इसको समझने का प्रयास करें। तो इसको देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय बहुत छोटा है तो डेल्टा टी कर देंगे। तो डी इक्वल टू, अगर ये वेग है तो इसका मॉड लिखेंगे, मॉड लिख देंगे तो ये हमारी चाल हो जाएगी। तो इसका मॉड लिखा है, डेल्टा टी इधर चला जाएगा। तो देखिए ये दूरी ही आ गई। तो मॉड ऑफ वी डेल्टा टी यहाँ दूरी ही है। जो इतनी दूरी जब पार कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, क्षेत्र की बाईं ओर के सभी इलेक्ट्रॉन, ये बाईं ओर के जब दाईं ओर आएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र देखिए इधर को है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो इधर दिखाया गया है। विद्युत क्षेत्र का तीर इधर है तो इलेक्ट्रॉन के चलने का तीर इधर को है। यदि चालक में प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, अब देखें यहाँ पर प्रति एकांक आयतन कहा जा रहा है, क्षेत्रफल क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि इसमें 3 विमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। मान लीजिए लोहे की राड है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। जिसमें 3 विमाएं होंगी उसके आयतन की बात करेंगे, जिसमें 2 विमाएं होंगी उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब जैसे ये इस समतल पृष्ठ की बात करें तो इसमें 2 विमाएं हैं,
3 नहीं है, तो इसलिए इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। यहाँ पर 3 विमा है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है रॉड में, इसलिए यहाँ पर आयतन की बात करेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि यदि चालक में प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो n डेल्टा टी मॉड ऑफ वी डी ए ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो n डेल्टा टी मॉड ऑफ वी डी ए ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को आएंगे, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि इतने इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। तो ये इतना डेल्टा टी इंटू वी डी हमारा दूरी है, तो दूरी का मात्रक यल है, तो इतने को हम इतना देखिए दूरी है इतना, तो इसकी जगह अगर हम यल लिख दें यल और ये ए का मतलब क्षेत्रफल, तो इसका यल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा यल क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। तो एल क्यूब किसका विमा है, आयतन की। तो प्रति एकांक आयतन में n ही इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिख दिया है। प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो इसी आयतन को बस इस तरह घुमा के लिख दिया है। समझने का प्रयास करिए। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेश माइनस ही वहन करता है, डेल्टा टी समय में क्षेत्र ए की दाईं ओर परिवहित कुल इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस ही आवेश रखता है, तो n इलेक्ट्रॉन कितना रखेंगे n ई, तो यहाँ पर n के साथ माइनस ई का गुणा कर दिया। इतने इलेक्ट्रॉन कुल बाईं से दाईं ओर जाएंगे। ई बाईं ओर निर्दिष्ट है, यानी विद्युत क्षेत्र बाईं ओर को है, देखिए बाएं हाथ की तरफ। अतः इस क्षेत्र से होकर ई के अनुदिश परिवहित कुल आवेश इसके ऋणात्मक होगा। जायज बात है, जितना ऋणात्मक आवेश है इधर को आ रहा है। परिभाषा अनुसार समीकरण 3.2 क्षेत्र ए को समय डेल्टा टी में पार करने वाले आवेश आई डेल्टा टी होंगे। यहाँ आई धारा का परिमाण है आता है। तो अब देखिए ये पूरे मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस इतने आयतन से गुजर रहे हैं और आयतन ये पूरा है, तो जायज सी बात है कि इतने क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं इतने आयतन से, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो ये सब को हटा करके हम लोग यहाँ पर सिर्फ अगर आई लिख दें तो पूरा मतलब हो जाएगा कि इतने आयतन से जो आवेश गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश ही है, तो जो गुजर रहा है वही धारा है। तो सबको हटा करके यहाँ पर धारा लिख दिया गया आई। तो आई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू हो गया प्लस एन ई ए मॉड ऑफ वी डी टी इंटू डेल्टा टी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, ये समझने की बात। तो प्लस इसलिए आ गया क्योंकि जो हमारी विद्युत धारा है उसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिधर हो रहा है उधर माइनस है, तो धारा का प्रवाह विपरीत है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। तो आई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस एन ई ए मॉड ऑफ वी डी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में जो आवेश प्रवाहित होगा तो आई डेल्टा टी, तो आई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस एन ई ए वी डी डेल्टा टी। मॉड ऑफ वी डी के मान को समीकरण 3.17 से प्रतिस्थापित करने पर, तो 3.17 से ये वी डी का मान रख देंगे यहाँ पर। तो जब मान रखेंगे तो ये मान रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आई डेल्टा टी इक्वल टू प्लस ये एन डेल्टा टी और ई स्क्वायर ए अपान एम। ये ई कैपिटल ई अपान एम होता है वैल्यू वी डी की, यहां से उठा के रख देंगे। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आई डेल्टा टी इक्वल टू वी डी के मान को यहाँ मान रखेंगे स्मॉल ई कैपिटल ई अपान
कितना है, m है। जब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये e के साथ ई स्क्वायर हो जाएगा, a है ही a अपान m, और ये e इधर आ जाएगा, टाउ साथ में टाउ भी है ऊपर जो देखा गया हमने, n डेल्टा टी। अब देखिए परिभाषानुसार धारा घनत्व के परिमाण J से I संबंधित है, क्योंकि I इक्वल टू JA होता है। तो परिभाषानुसार धारा घनत्व, तो अगर कोई चीज धारा घनत्व को अगर हम लिखें, मान लीजिए धारा घनत्व को अगर आयतन है तो डेल्टा लिखते हैं, और पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो तो सिग्मा लिखते हैं धारा घनत्व। तो यहाँ पर I अपान A होता है अगर पृष्ठ क्षेत्रफल है, और तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए धारा घनत्व I अपान A हो जाएगा। तो ये I अपान A धारा घनत्व होगा, और अगर आयतन होता है तो I अपान यहाँ पर आयतन लिखा जाता है। लेकिन चूंकि पृष्ठ से गुजर रहे हैं जैसा दिखाई दे रहा है, बाहर का पृष्ठ जो लंबवत है विद्युत धारा के या आवेश के प्रवाह के, तो उस हिसाब से तो यही कह रहा है कि परिभाषा अनुसार धारा घनत्व के परिमाण J से I संबंधित है। तो यहाँ पर I इक्वल टू हो जाएगा J इंटू A, क्योंकि धारा घनत्व तो यहाँ पर सिग्मा की बजाय J लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा J इक्वल टू I अपान A। तो I इक्वल टू हो जाएगा J, अगर परिमाण की बात करें J इंटू A, तो वही चीज यहाँ पर लिख दिया है। अतः समीकरण 3.19 तथा 3.20 से, अब 3.19 और 3.20 इससे क्या प्राप्त होगा, I की जगह ये चीज रख देंगे, तो I की जगह JA रख दिया तो A से A कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा J इक्वल टू यानी स्क्वायर अपान M टाउ इंटू ई, ये इतना आ जाएगा। सदिश J E के समांतर है, इसलिए हम समीकरण 3.21 को सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो सदिश J E के समांतर है, जो धारा घनत्व है वो E के समांतर है। कैसे है इसको समझने का प्रयास करिए। इससे ये मान निकल करके आ गया, J की वैल्यू यहाँ पे रख दी गई I की जगह में उठा के, I की वैल्यू यहाँ पर, तो इतना आ गया। अब सदिश J E के समांतर है, इसको समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ का ही पृष्ठ घनत्व होता है, और यहीं से धारा प्रवाहित होगी तो उसी के लिए धारा घनत्व है। तो इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा चलेगी, तो धारा की दिशा ये हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर को तो धारा इधर को, तो विद्युत क्षेत्र इधर है, धारा भी इधर है, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र और करंट यानी धारा एक दूसरे के समांतर है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सदिश J E के समांतर है, क्योंकि धारा घनत्व का संबंध धारा से ही है, बस पृष्ठ की बात है। इसलिए हम समीकरण 3.21 को सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो 3.21 को अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो J इक्वल टू यानी स्क्वायर अपान M टाउ E। अब ये माड हटा देंगे तो ये सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, क्योंकि ये दो लाइन का मतलब मॉड का मतलब परिमाण का मतलब केवल जो संख्या लिखी जाती है वो। अगर हम चालकता सिग्मा का दाम तादाद में स्थापित करें, मतलब सिग्मा को जो चालकता यानी कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी को सिग्मा लिखते हैं। तो अगर सिग्मा का इस फार्मूले के साथ तुलना करें तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा यानी स्क्वायर अपान M टाउ। तो ये दोनों फार्मूले हम लोगों को बॉक्स में बंद कर लेना है, क्योंकि ये दोनों हमारे काम के हैं। चालकता सिग्मा इक्वल टू यानी स्क्वायर अपान टाउ होगा,
और धारा घनत्व J इक्वल टू यानी स्क्वायर अपान m टाउ ई होगा। दोनों डायरेक्ट रख के फार्मूला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इन दोनों को बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब यहाँ ये दिमाग नहीं लगाना कि चालकता सिग्मा इक्वल टू इतना कैसे आ गया। जो एनसीईआरटी में है बस उतना ही सोचिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है तो समीकरण 3.13 से तुलना करने पर यह व्यक्त होता है कि समीकरण 3.22 तथ्यतः ओम का नियम है। तो ये देखिए 3.22 जो समीकरण है ये तथ्यतः ओम का नियम है, क्योंकि आई के टर्म में ही हमने इसको पाया है। जैसे V इक्वल टू आई, V समानुपाती आई के था, उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए धारा घनत्व है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, तो ये सीधा ओम के नियम से संबंधित है। यदि हम चालकता को सिग्मा द्वारा निर्दिष्ट करें तो सिग्मा इक्वल टू यानी स्क्वायर अपान m टाउ होगा, जैसा कि फार्मूले में दिया गया है। सिग्मा इक्वल टू यानी स्क्वायर अपान m टाउ, तो इसको भी एक 3.23 समीकरण कह दिया। कह रहा है इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत चालकता का एक बहुत सरल चित्रण ओम के नियम की प्रतिकृति तैयार करता है। तो विद्युत चालकता जो है यानी कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये ओम के नियम की एक प्रतिकृति तैयार करता है, यानी एक कार्बन कॉपी जिसको कहते हैं। जैसे कोई कॉपी हो हमारे पास, किसी की फोटो कॉपी कराओ तो वैसा ही बिल्कुल छपता है, तो उसी को प्रतिकृति एक तरह से कहेंगे। यानी ओम का नियम की एक कॉपी है एक तरह से चालकता, विद्युत चालकता। अवश्य ही हमने यह पूर्ण धारणा बनाई है कि टाउ और n ई के स्वतंत्र स्थिरांक हैं। अगले अनुच्छेद में हम ओम के नियम की सीमाओं का विवेचन करेंगे, यानी ओम के नियम की लिमिट क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब काफ़ी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये आ जाता है एग्जाम्पल, तब लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक।